तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक एक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नीट 2023 के पीवाईक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक आपकी जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो नीट 2023 में जब हमने पेपर का एनालिसिस करा तो हमें पता लगा कि कुछ आपके ज्यादा क्वांटिटी में आपके जेनेटिक्स से क्वेश्चन आए थे और कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में आपके बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की और बढ़ते हैं अपने वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनोमिनन ऑफ अ प्लियोट्रॉपिज्म रेफर्स टू। प्लियोट्रॉपिज्म क्या था? एक हमने पढ़ा था पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट का मतलब था कि बहुत सारे जीन एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। मतलब बहुत सारे जीन, मतलब मल्टीपल जीन सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। सिंगल ट्रेट, ठीक है। ये कौन सा केस था? ये आपका पॉलीजेनिक ट्रेट का। इसी का जस्ट अपोजिट क्या था? आपका प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म के केस में आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक सिंगल जीन से कंट्रोल करे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मोर देन 2 जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर? नो, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। मतलब बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर को आपका केवल एक जीन कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, frequency of a recombination between genes pair on a same chromosome as a measure of the distance between the gene to map their position on a chromosome was used for the first time by the T.H. Morgan, जिसे आप थॉमस हंट मॉर्गन भी कहते हैं। जो थॉमस हंट मॉर्गन थे उन्होंने एक थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल। तो ये बात भी आपको इस क्वेश्चन के साथ ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग EST टैग रेफर्स टू एज ए। मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हमने कहां पर पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर, जब हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से कौन कौन से मेथड जो थे वो यूज करे हुए थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग EST के वक्त। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट जीन्स जो एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, या फिर अनएक्सप्रेस होते हैं, फाइनली उन पर एक तरीके से टैग को लगाना जिससे पता लग सके कि कौन कौन से ऐसे जीन हैं जो फंक्शनली कोडिंग है और नॉन कोडिंग है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो गया? ऑल जीन्स। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, सर्टेन इंपॉर्टेंट जीन एक्सप्रेस्ड एज अ जीन, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ आरएनए। मतलब वही सारे जीन जो आपके बेसिकली आरएनए को बनाते हैं, क्योंकि जीन क्या है? बेसिकली क्या है? डीएनए तो है, और डीएनए से फाइनली आपका क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए के बाद फाइनली क्या बनेगा? आपका प्रोटीन। तो उसका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होगा? प्रोटीन की फॉर्म में। लेकिन डीएनए से वो फाइनली क्या बन रहा है? आपका आरएनए। तो आरएनए की फॉर्म में वो पहले बनेगा, एक स्ट्रक्चर होगा आरएनए का, फिर उसके बाद फाइनली वो प्रोटीन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड? आपको डीएनए पॉलीमरेज याद है? जब आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था यूकैरियोट्स के अंदर, तो 3 तरीके के डीएनए पॉलीमरेज हमने आरएनए पॉलीमरेज हमने स्टडी करे थे ट्रांसक्रिप्शन के केस में। तो आरएनए पॉलीमरेज आपका पॉल फर्स्ट की बात करते हैं, तो ये आपका सिंथेसाइज करता है बेसिकली राइबोसोमल आरएनए को। डीएनए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो सिंथेसाइज करता है आपका मैसेंजर आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो ये सिंथेसाइज करता है आपका टीआरएनए को। अब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, हमें इतना पता है कि आरएनए पॉलीमरेज टीआरएनए को सिंथेसाइज करता है, प्लस और भी जो आरएनए होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है, जैसे आपका 5S राइबोसोमल आरएनए, इसको भी सिंथेसाइज करता है, प्लस आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इनको भी सिंथेसाइज करता है। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें, एमआरएनए के अलावा और किस क्या एमआईआरएनए को सिंथेसाइज करता है, और एसआईआरएनए, इनको भी सिंथेसाइज करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? फोर्थ, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ टीआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, 5S आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसे आप एसएनआरएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, unequivocal proof that the DNA is the genetic material was first proposed by। मतलब डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है, उसका अनइक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब क्या है? अनइक्विवोकल का मतलब क्या है? एक तरीके से क्लियर प्रूफ, ठीक है। किसने बताया था? ये बताया था आपके मैकलन एंड मैकार्टी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओसवाल्ड अवेरी एंड मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था। फाइनली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद आपके कुछ बायोकेमिकल एनालिसिस हुए, फिर उसके बाद पता लगा वो जो बायोकेमिकल एनालिसिस जिन्होंने करे थे वो डिफरेंट साइंटिस्ट की एक टीम थी, जिसमें आपके 3 साइंटिस्ट जो मेन रोल पर थे, उन्होंने बताया था कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, उन्होंने डिफरेंट आरएनएस डाले तो आरएनए डिग्रेड हो गए, तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर उसके बाद जब उन्होंने डीएनए डाला तो डीएनए डिग्रेड हो गया, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर असर पड़ा। तो इसी तरीके से पता लगा था कि डीएनए ही आपका एक ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मैच द फॉलोइंग। और मैच द फॉलोइंग को सबसे ज्यादा इजीएस्ट, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा इजीएस्ट यही फॉर्म रहती है क्वेश्चन की, मैच द फॉलोइंग। और इस मैच द फॉलोइंग में सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे ट्रिक आपको बता रखी है, वो कौन सी है कि आपको जो आता है ना, फॉर एग्जांपल आपको जेन जी के बारे में पता है। जेन जी क्या? जीन जी
आपका क्या सिंथेसाइज करता है, वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइड सिंथेसाइज करता है। आप देख लो कि डी का 1 किस में है, डी का 1 आपका फोर्थ ऑप्शन है, तो यही आपका फोर्थ ऑप्शन है। टाइम भी बचा और आपका एक तरीके से कम दिमाग लगा, आपकी एनर्जी बची। तो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आपको ट्रिक्स ऐसे इसी तरीके से फॉलो करनी है, ठीक है। और अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है ये सारे के सारे आपके लैकोपेरॉन के जीन है, लैकोपेरॉन के। लैकोपेरॉन आई रिप्रेसर को कोड करता है, तो रिप्रेसर प्रोटीन सी का फोर्थ हो गया। जैन वाई आपका ट्रांस एसिटाइलेज और ए आपका परमिएज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, यहां पे स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, इन प्रोकैरियोट्स पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। हाँ भाई न्यूक्लियोइड तो होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक के केस में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है जिसकी वजह से उसका जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, वो फाइनली न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। तो वो जो रीजन कहलाता है सस्पेंडेड रीजन, उस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड रीजन। लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज डीएनए जैसी कोई कहानी नहीं होती जैसा इसमें बता रखा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाता है, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा, जिसमें आपके 4 तरीके के डाइमेरिक प्रोटीन होते हैं, आपका H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये फाइनली एक ऑक्टामर कहलाते हैं, क्योंकि 2 ये प्रोटीन, 2 ये और 2 ये, बेसिकली आपके कितने हो गए, आपके 8 हो गए। तो 8 को हम क्या कहते हैं, ऑक्टा। तो बेसिकली ऑक्टामर प्रोटीन होता है, उसके रैप्ड अराउंड चारों तरफ पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज डीएनए रहता है, ठीक है। और इनके पास फाइनली आपके पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटीन के पास आपके आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड कैसा है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट द सेकंड इज ट्रू, तो आंसर इज 2, ऑप्शन 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट अगेन, आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, सही है। वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ग्रेट। दोनों के दोनों आंसर सही है, दोनों के बोथ द स्टेटमेंट आर द ट्रू, तो ऑप्शन थर्ड। क्योंकि हमने देखा है कि आरएनए क्या है, एक तरीके से काफी अनस्टेबल मटेरियल है। अनस्टेबल मटेरियल का मतलब कि उसके अंदर इवोल्यूशन काफी जल्दी होगा, उसके अंदर डीएनए के अंदर चेंजेस काफी ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर लास्ट जो हमने 2024 का नीट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा था, उसमें भी हमने ये बात बताई थी कि सेकंड प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है आरएनए के केस में, और आपका यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। ये मेन रीजन है फाइनली उसके रिएक्शन का, उसके रिएक्टिव होने का, फास्टर रेट में म्यूटेट करेगा, अपने जेनेटिक सीक्वेंस को चेंज करता रहेगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। और अगर आप बात करें, एक कॉमन एग्जांपल लेकर के बात करें, तो आप एक समझिए, आप कॉमन कोल्ड वायरस को तो जानते होंगे कि हर सीजन में आप लोगों को जुकाम हो जाता है, तो उसका जो वायरस है वो है राइनो वायरस, जो आपको कॉमन कोल्ड कॉज करता है। उस वायरस के पास जो राइनो वायरस है, उस राइनो वायरस के पास जो जीनोम है वो आरएनए जीनोम है। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपको हर सीजन के अंदर जुकाम होता है, हर सीजन के अंदर, हर सीजन बदलते के साथ ही आपको जुकाम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो वायरस है वो इतनी जल्दी बेसिकली अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, अपने जीनोम में चेंजेस कर लेता है, अपने स्ट्रेन डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से आपको हर सीजन के अंदर जुकाम होता है। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में बॉडी बनाता है हर जुकाम के अंदर, हर जुकाम के एनकाउंटर होने के बाद आपकी बॉडी से, तो फाइनली आपकी बॉडी इम्यूनिटी तो जनरेट करती है, लेकिन वो हर बार अपने डीएनए को म्यूटेट कर लेता है, अपने डीएनए को चेंज कर लेता है, अपना स्ट्रेन चेंज कर लेता है। तो कॉमन कोल्ड एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपका आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में सबसे लास्ट की जो कंसेप्ट है सिंड्रोम के रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर बेस्ड है। ब्रॉड पाल्म एंड सिंगल पाल्म क्रीज, ठीक है, इज विजिबल इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अब पाल्म क्रीज क्या होती है, पाल्म क्रीज का मतलब होता है कि आप हाथों के ऊपर जो रेखाएं देख रहे हो ना, ये जो रेखाएं हैं, ये आपके 3 तरीके की जो रेखाएं हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फिगर के अंदर दिख भी रहा होगा। तो आप कुछ ये रेखा को देखिए कि ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये जो रेखा कहलाती है फाइनली आपकी ये पाम क्रीज कहलाती है। अगर ये सिंगल पाम क्रीज है, मतलब यहां से ऊपर की साइड नहीं जा रही है, सीधी जा रही है, तो इसे कहा जाएगा पाम क्रीज, सिंगल पाम क्रीज, ठीक है। तो ये किसके केस में होता है, आपका डाउन सिंड्रोम के केस में। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव। रिलेटिव्स के बीच में आपको जो मेटिंग हो रही है, कौन से पेडिग्री एनालिसिस के रिप्रेजेंटेशन से पता लग रही है। ये तो नहीं है फाइनली, इसमें मेल और फीमेल जो है अलग अलग फैमिलीज के, और फाइनली वो मेट कर रहे हैं और आपका डिसीज चाइल्ड मेल बन रहा है। ये आपका मेल डिसीज है, ये फीमेल डिसीज है, और ये फाइनली ट्रांसजेनिक ट्रांसजेंडर काइंड ऑफ अ डिसीज पर्सन है। ये फाइनली इन दोनों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग का साइन है। और ये जो साइन है फोर्थ, तो ये भी गलत, ये भी गलत, आपका ऑप्शन ये, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट द क्लोज्डली रिलेटेड मेटिंग, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखिए, डबल लाइन जहां पे आएगी, डबल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the sequence on the corresponding coding strand if the sequence on the messenger RNA formed is as follows। ये सीक्वेंस 5 प्राइम से लेकर के आपका 3 प्राइम तक ये सीक्वेंस फॉलो करेगा।
मतलब इन्होंने मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस हमें दे रखा है। पहली बात बहुत ही कॉमन चीज कि यहां पर हमारे 2 डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंपल सी बात। ये जो स्ट्रैंड होता है इसको आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसी को आप कहते हो सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। इसी को आप कहते हो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्लियर इतनी बात? दूसरा इसका अपोजिट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। और ये होता है एक तरीके से टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी को आप कहते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसाइजिंग द मैसेंजर आरएनए। मतलब जो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा, ये जो आपका मैसेंजर आरएनए बना है, ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए, इसकी डायरेक्शन क्या थी? 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। क्लियर एकदम? अब यहां पर फॉर एग्जांपल सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए का हमें गिवन है, कौन सा है? आपके लास्ट के 3 लिख ले रहे हैं, 4 लिख ले रहे हैं, बेसिकली 4 लिख ले रहे हैं, और यहां से ये जो 4 है इन्हें लिख ले रहे हैं। 5 प्राइम पे कौन कौन से हैं? ए यू सी आपका जी, ठीक है, ये थे। और 3 प्राइम की तरफ ए यू सी जी, ठीक है। क्लियर? अब आपको ध्यान देना है, अब इसका जस्ट अपोजिट कौन सा रहा होगा? यहां पर ए के अपोजिट आपका टी, और यहां पर मैसेंजर आरएनए में ए, और डीएनए के अंदर क्या रहेगा? यहां पर जी, और यहां पर क्या रहेगा? सी, ठीक है। और इसके अपोजिट 5 प्राइम एंड पे यहां पर कौन सा रहेगा? क्योंकि यहीं से सिंथेसाइज हुआ है, ये एक्ट एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा, और मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा। यहां पर होगा टी, फिर आपका होगा ए के बाद जी, फिर उसके बाद आपका सी। तो इस तरीके से आपका, अब इसके अपोजिट आप बना लीजिए कोडिंग स्ट्रैंड में। फाइनली आपका क्या होगा? यही आपसे पूछा गया कि कोडिंग स्ट्रैंड में आपका सीक्वेंस क्या होगा? कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी। तो यहां पर ये 2 ऑप्शन है, अब 2 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये देख लेते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा? ए टी सी एंड जी। यहां पर दोनों ही ऑप्शन में देख लो, आपको ये दिख रहा है। तो अब आप कोई बीच का एक सीक्वेंस उठा करके देख लो जहां पर आपको डिफरेंस लग रहा है हल्का सा। ये सेम है, सेम है, सेम है, सेम सेम बिल्कुल सेम। फिर उसके बाद ए टी सी जी, ए टी सी जी, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में से अब फाइनली ये होगा, क्योंकि डायरेक्शन देखो आप, डायरेक्शन डायरेक्शन कैसी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आपकी कोडिंग स्टैंड की डायरेक्शन क्या है? यहां पर देखो, ये रहा आपका कोडिंग स्टैंड, और फाइनली आपकी डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम, ए टी सी जी एंड ए टी सी जी। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट एकदम। तो किस तरीके से सॉल्व कराएं, वही आपका जो कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि कहां से कौन सी स्टैंड सिंथेसाइज होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो आपका स्टैंड रहेगा, उसे आप क्या कहोगे? नॉन टेम्पलेट स्टैंड, और उसको आप सेंस स्टैंड या फिर कोडिंग स्टैंड नाम दोगे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा यही गया था कि कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्टैंड? कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस बताना था। तो कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस हमारा ये है। डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, ठीक है। और इसी को आप एंटी सेंस कहते हैं, एंटी सेंस, और इसी को आप नॉन कोडिंग स्टैंड भी कहते हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग? अब ये इनब्रीडिंग क्या होती है? ये जो कंसेप्ट है ना इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि बेसिकली बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो आप देखो कि आपने बेसिकली देखा होगा कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं उनके बीच में मीटिंग हो जाना, ठीक है। अगर आप कॉमन लैंग्वेज में बात करो, तो जब आपने देखा होगा कि फैमिलीज के अंदर जब ब्रीडिंग होने लगती है, एक ही फैमिलीज के अंदर, तो उसे हम नाम देते हैं एक तरीके से इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग आपकी बेसिकली हेटेरोजाइगोसिटी को डिक्रीज करती है, और चेंज के लिए, नेचर में चेंज के लिए, क्योंकि इवोल्यूशन होता है चेंज से, वेरिएशन से, और वेरिएशन के लिए आपका जरूरी होता है बेसिकली हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो बेसिकली होमोजाइगस कंडीशन इसमें इंक्रीज होती है और हेटेरोजाइगस कंडीशन इसमें डिक्रीज होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेटेरोजाइगस डिक्रीज होगी और होमोजाइगस इंक्रीज होगी, होमोजाइगस कंडीशन इंक्रीज होगी। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है इनब्रीडिंग के केस में। इनब्रीडिंग आपको ध्यान रखना है क्लोजली जो फैमिली होते हैं, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज के जो मेंबर हैं, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज के मेंबर, उनके बीच में अगर ब्रीडिंग होगी, दैट इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग। और इसी सिचुएशन को कहा जाता है जब उसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ने लगती है, तो एक डेफिनेटिव जीन्स जो होते हैं वो फाइनली इंक्रीज होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली के अंदर आपका डाउन सिंड्रोम का जीन है, डाउन सिंड्रोम का केस है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे तो आने वाली जो डाउन सिंड्रोम का जो फाइनली क्रोमोसोम है, एक एक्स्ट्रा जो हो गया 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फाइनली फैमिलीज के बीच में इंक्रीज होता रहे, क्योंकि वहां पे क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज जो हैं वो फाइनली आपस में ब्रीड कर रही हैं, जिसे हमने कहा है इनब्रीडिंग, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन कुछ हमें ज्यादा छोटा लग रहा है, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। इट डिक्रीज द होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी डिक्रीज होगी क्या? होमोजाइगोसिटी तो बढ़ेगी ना। तो बेसिकली ये आपका रॉन्ग है। तो पूछा भी आपसे क्या है? नॉट एन एडवांटेज। तो ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए। आपको सोचना भी ही वही सोचना है जितना आपने पढ़ा है, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है। आप ये नोट्स वगैरह लेकर के कहीं से भी आप खरीद लो, भले आप राम जाने कहीं जाओ नोट्स लेने के लिए, लेकिन आपको कंसेप्ट अपना एग्जाम में वही लेकर के जाना है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन की बात कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी के स्टेप्स हम सभी को पता होंगे क्योंकि पढ़ा है मैंने आरडीटी। एडिशन ऑफ अ चिल्ड हिस्टोन, इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, मतलब जो चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है प्रेसिपिटेशन के वक्त, वो फाइनली क्या निकालता है, क्या हमें उससे फाइनली क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है फाइनली डीएनए। क्या प्रेसिपिटेट होता है नीचे आपका डीएनए। डीएनए को एक तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए आपका चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है। इन द जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए, एलियन डीएनए का मतलब फॉरेन डीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इनटू द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर हमें इसे ट्रांसफर करना है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। माइक्रो पार्टिकल ऑफ अ मेटल आर यूज्ड, कौन कौन से जीन गन में, आपके टंगस्टन एंड गोल्ड, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं जीन गन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको बनाना है तो किस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले आप डीएनए आइसोलेट करोगे, डीएनए को आइसोलेट कर, कुछ स्टेप्स हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। डीएनए आइसोलेट करके फिर उसके बाद फाइनली उसे कट करा, कट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरई का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमें यूज करना है, यही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना है फॉर वेक्टर को कट करने के लिए। वेक्टर को कट कर लिया, फिर फाइनली हमें उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पे रन करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लाइगेट कर देते हैं, लाइगेट, ठीक है, और फाइनली उसे होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर, ठीक है। ये आपके कुछ मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए। अब यहीं पे देख लो, सबसे पहला सी किसके अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। हमें डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, जोन सा भी डीएनए हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और कहां ट्रांसफर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कटिंग ऑफ अ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यस। सी के बाद बी, अब सी के बाद बी देख लो, सी के बाद बी, सो दिस इज द ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है एकदम आपका। नेक्स्ट हम पढ़ भी लेते हैं, अगर देखते हैं तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ जीन, हाँ एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ जीन हो रहा है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, और होस्ट सेल आपका लास्ट में होता है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट, मतलब अर्ली ट्रीटमेंट के, किसी डिसीज होने से पहले उसके अर्ली ट्रीटमेंट के कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ साइन आते हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी टेक्निक है जो वर्क नहीं करेगी। ये जो सभी आपको टेक्निक्स दिखा रखी है यहाँ पे, पीसीआर से हम पता लगा सकते हैं बहुत इजीली। एलाइजा, हाँ बिल्कुल करेक्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नो। सीरम एंड यूरिन एनालिसिस हम पता लगा सकते हैं। बेसिकली जब आपका शुगर बढ़ने लगता है तो बेसिकली इसका एक सिम्टम साइन होता है, जो पहले भी आपने बहुत बार सुना होगा कि आप जहाँ पे जो यूरिन है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज सिक्रीट होने लगता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं उनको इतना ज्यादा यूरिन में ग्लूकोज सिक्रीट हो रहा होता है, फाइनली रिलीज हो रहा होता है बॉडी से, एक्सक्रीट हो रहा होता है, कि जहां पर वो यूरिन पास करते हैं तो वहां पे फाइनली आपने देखा होगा कि चीटे वगैरह, एंट्स वगैरह आकर के काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, तो वो भी एक तरीके का सिग्नेचर होता है कि इनकी बॉडी से उस वक्त काफी ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर कौन से होते हैं जो फाइनली एक्सप्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं, एक्सप्रेशन भी करते हैं ये, ठीक है, एक्सप्रेशन प्लस आपका क्लोनिंग भी करते हैं, क्लोनिंग, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके, सॉरी वेट अ मिस्टेक, क्लोनिंग वेक्टर होते हैं और एक होते हैं आपके एक्सप्रेशन वेक्टर, वेट अ मिनट, वेट, क्या है ना कि मशीन थोड़ी है, कभी कभार तो गलती हो ही जाती है। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या होता है कि क्लोनिंग बेसिकली आपके जीन को जो क्लोन करे, मतलब आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट था, फाइनली उसे आपने वेक्टर के अंदर डाल दिया और उसने किसी होस्ट के अंदर जाने के बाद उसके कॉपी नंबर को इंक्रीज करा, कॉपी नंबर इंक्रीज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, उसके जीन की नंबर को बढ़ाएंगे। दूसरे होते हैं आपके एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली आपके जीन को क्लोन भी करेंगे, प्लस आपका जो जीन है उसको जीनोम के साथ इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली उनसे एक्सप्रेसिव प्रोटीन भी बनाएंगे, मतलब उस जीन की एक्सप्रेसिव प्रोटीन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए भी यूज करते हैं, मतलब जीन एक्सप्रेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लोन करके कॉपी नंबर भी इंक्रीज करेंगे। मोस्ट वाइडली जो वेक्टर होते हैं वो आपके एक्सप्रेशन वेक्टर यूज करे जाते हैं मोस्ट वाइडली, ठीक है। और सबसे कॉमन हम बात करें क्लोनिंग वेक्टर, जो सबसे सिंपलेस्ट था वो था आपका PBR322। ये जो PBR322 है, इसमें PBR के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे P फॉर प्लाज्मिड, B रिप्रेजेंट टू बॉलिवर रॉड्रिगेज, एंड 322 इज अ लैब नंबर, ठीक है, दिस इज अ लैब नंबर, लैब आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस इज अ बॉलिवर रॉड्रिगेज, जो साइंटिस्ट थे बॉलिवर रॉड्रिगेज, और ये था P फॉर प्लाज्मा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज अ क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी ये तो वेक्टर है नहीं, कोई प्रोब आपका वेक्टर नहीं होता। बी बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर द क्लोनिंग वेक्टर। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अगर आपको प्लीज मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए बायोनेक्टर चैनल को, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास, आपके बच्चे हों या फिर आपके जितने भी नीट की कोचिंग जो करना चाहते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें अगर कुछ नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करें। स्टार्टिंग में आपको एक पोस्टर मिलेगा, फाइनली उस पर आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज आकर के सब्सक्राइब करिए बायोनेक्टर्स को और शेयर करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस को, और बने रहिए अपनी नीट की तैयारी करती रहिए बायोनेक्टर के साथ।